नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है भारत। गांधीनगर में आयोजित 13वें COP सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, समुद्री कछुओं के संरक्षण और समुद्री स्थायी प्रबंधन नीति की जल्द होगी शुरुआत। औद्योगिक संस्कृति में नैतिकता को बढ़ावा देने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। जमशेदपुर शहर के शताब्दी वर्ष समारोह में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बताया अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील। सेना में महिलाओं को मिलेगा कमांड पोस्ट और स्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। विकल्प चुनने वाले अधिकारियों के लिए 3 महीने में हो स्थायी कमीशन का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया फैसले का स्वागत। निर्भया के गुनहगारों को फांसी के लिए नई तारीख मुकर्रर। चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट। वुहान से लौटे लोगों को संक्रमण न होने पर मिल रही है छुट्टी। अब तक 403 लोगों को घर जाने की इजाजत। जापान तट पर खड़े जहाज में मौजूद 2 और भारतीयों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। बीजिंग को चिकित्सा सामग्री की खेप भेजेगा भारत। वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस के असर का आकलन के लिए मंगलवार को बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन CMS COP13 का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि, जाने माने पर्यावरण संरक्षक और वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। My dear friends, CMS COP13 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते का लक्ष्य पाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पेरिस समझौता मुख्य रूप से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्य जीवन और पर्यावरण का संरक्षण भारत की संस्कृति में शामिल है और हम सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जलवायु संरक्षण, टिकाऊ जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है। India has been championing climate action based on the values of conservation, sustainable lifestyle and green development model. The range of our initiatives include ambitious target of 450 megawatt in renewable energy, push towards electric vehicles, smart cities, conservation of water. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने मध्य एशिया हवाई मार्ग में प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित रखने संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास पर भी जोर दिया। With a view to conserve the birds along the Central Asian Flyway and their habitats, India has prepared a national action plan for conservation of migratory birds along the Central Asian Flyway. India by 2020 will be launching its marine turtle policy and marine standing management policy.
गांधीनगर में 22 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि, जाने माने पर्यावरण संरक्षक और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान देश के रूप में अगले 3 वर्षों तक भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जमशेदपुर के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सबसे अच्छे मॉडलों में से एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। उन्होंने उद्योग जगत से चुनौतियों का सामना करने के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को जमशेदपुर में शहर के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सबसे अच्छे मॉडलों में से एक है। उन्होंने देश में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए उद्योग में नैतिकता पर जोर दिया। I feel public-private partnership is one of the best models for development in a developing economy like India. In my view, it is the best way forward to develop infrastructure and other projects that give fillip to economic growth. I am sure the PPP models would lead to improved efficiency and faster delivery of services. उपराष्ट्रपति ने कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए निजी क्षेत्रों को जरूरी कदम उठाने की बात कही। कृषि कृषक और संबंधित व्यवसायों से जुड़ा है। आज जरूरी है कि हम कृषि को एक लाभप्रद और स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए समन्वित प्रयास करें। सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है, अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र भी इस दिशा में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आतंक और हिंसा से बाहर निकलकर समग्र विकास की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। Disagree with the Prime Minister, disagree with the Chief Minister, disagree with your Minister, MP, with your management, but discuss and decide. That is the beauty of democracy. You can't have change otherwise. Violence has no place in democracy. Ballot is more powerful than bullet. It can make and unmake Chief Ministers and Ministers. जमशेदपुर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विशेष डाक टिकट का अनावरण किया। साथ ही जमशेदपुर के 100 साल पूरा होने पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दमन में आयोजित समारोह में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये परियोजनाएं केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दादर और नगर हवेली और दमन दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादर व नगर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई पर बहुत बल देते थे। वे ये मानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादरा व नगर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय प्रशासन के साथ साथ आप सबको भी जाता है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 2 से 5 थिएटर कमान का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अलग थिएटर कमान बनाया जाएगा। इसके अलावा वायु रक्षा कमान, पेनिसुलर कमान, प्रशिक्षण कमान और लॉजिस्टिक्स कमान बनाई जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को पत्रकारों के एक समूह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रक्षा तैयारियों और सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बातचीत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एक अलग थिएटर कमान होगा।
इसका आकार और प्रकार बाद में तय किया जाएगा। भारतीय वायु रक्षा कमान के अधीन वायु सेना आएगी। इस कमांड में लंबी दूरी की सभी मिसाइलें और वायु रक्षा से जुड़ी संपत्ति शामिल होंगी, जो अगले साल के शुरू में काम करने लगेगी। सीडीएस ने बताया कि नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी कमान का विलय प्रायद्वीपीय कमान में किया जाएगा, जो साल 2021 के आखिर तक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत के पास अलग प्रशिक्षण और सैद्धांतिक कमांड के साथ लॉजिस्टिक्स कमांड भी होगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 114 लड़ाकू विमानों समेत बड़े सौदों की क्रमबद्ध तरीके से खरीदारी की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत के प्रदर्शन के आकलन के बाद नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत की मांग पर गौर किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद अब सेना के तीनों अंगों में बड़े बदलावों की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और जैसा कि बताया गया कि देश की 19 मुख्य कमानों को घटाकर संख्या में 5 या 7 भी किया जा सकता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में अलग कमान और साथ ही चीन के लिए अलग कमान होगी। इसका मतलब ये बड़े बदलाव अब विशेष तौर पर सेना और वायुसेना और नौसेना की ज़रूरतों के मुताबिक किए जाएंगे, जिससे कि युद्ध या मुश्किल वक्त में तेज़ कार्रवाई की जा सके। जुनैद के साथ दिल्ली से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और भारत में तुर्की के राजदूत को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में यह कहा गया है कि इन टिप्पणियों से ये लगता है कि तुर्की के राष्ट्रपति को न तो इतिहास की जानकारी है और न ही उन्हें इस बात की समझदारी है कि कूटनीति कैसे की जाती है। उन्होंने पुरानी घटनाओं को अपने संकीर्ण नजरिए से देखने की कोशिश की। ये भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुर्की प्रकांतन से पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि असली मुद्दा पाकिस्तान की ओर से अवैध तरीके से कब्जाए गए क्षेत्र पीओके को खाली कराने का होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुटेरेस का ये प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि यूएन प्रमुख को पाकिस्तान पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई करे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा का केंद्र बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा को लोगों के द्वार तक पहुंचाया है। रमेश पोखरियाल निशंक इग्नू के 33वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इग्नू ने शिक्षा सबके द्वार के सपने को संभव कर दिखाया और ये गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय में 35 लाख छात्र नामांकित हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ दीक्षा का अंत होता है, लेकिन जीवन ठीक यहीं से शुरू होता है। आप संपूर्ण देश में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में ये इग्नू सक्षम है। परंपरागत शिक्षा माध्यमों के जरिए जिन दुर्गम क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुंच पाया, उन स्थानों पर भी ज्ञान की धूप और शिक्षा का प्रकाश दोनों को लेकर के बहुत तेजी से इग्नू भाग रहा है। इग्नू ने शिक्षा को आपके द्वार को स्लोगन नहीं बनाया, बल्कि मंत्र बना दिया। समारोह में देश भर के करीब 2,30,573 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने की घोषणा की गई। वहीं मानव संसाधन मंत्री ने सैकड़ों मेधावी शोध छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की। 80 बच्चे हैं ना जिनको साल भर में हम लोगों ने पीएचडी की उपाधि दी है। लगभग 300 टीचर्स हैं। तो गुणवत्ता परक हम लोग बहुत ज़्यादा पीएचडी देने के उसमें नहीं है, लेकिन गुणवत्ता परक ठीक से काम हो उस तरह के पीएचडी दें। इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में भी जो रिसर्च हो सकती है, पेडागोजी के संबंध में, एडमिशन प्रोसेस के संबंध में, किस तरह से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहुँच सके, इस दिशा में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। 1985 में अपनी स्थापना के समय से ही इग्नू ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इग्नू को जन विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा आपके द्वार सिर्फ स्लोगन ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अब पूरी तरह से मंत्र बन चुका है। यही वजह है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में 34 लाख विद्यार्थी शिक्षा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। कैमरामैन शिव शंकर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में आज शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य इस्पात आपूर्ति और इस्पात उत्पादन में अंतर और उपलब्ध अवसरों को चिन्हित करने के लिए रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रणनीतिक बाध्यताओं के अतिरिक्त रेलवे और रक्षा क्षेत्रों में इस्पात उपयोग बढ़ाने की व्यापक आर्थिक और सामाजिक बाध्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर काम देश के नाम मिशन की शुरुआत की है। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने के लिए नया फरमान जारी किया गया है। निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार के इस आशय के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फरमान जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा पर अमल करने के लिए अधिकारियों को सत्र न्यायालय से संपर्क करने की छूट दी थी। चारों दोषियों को पहले 22 जनवरी को फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन पिछले महीने 17 तारीख को अदालत के आदेश पर इसे 1 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। बाद में 31 जनवरी को सत्र न्यायालय ने मौत की सजा के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि 3 महीने में उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिला अधिकारियों को कमान तैनाती दिए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को खारिज भी किया है कि महिलाओं को स्थायी कमीशन या कमान तैनाती नहीं दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर तार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारियों ने बहादुरी से देश की सेवा की है, इसलिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए ताकि सशस्त्र बलों में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे जजेस को। और 2018 में भारत सरकार का मन बनाया और प्रधानमंत्री जी ने ये बात लाल किले से कही, लेकिन थोड़ा सा रहा कि अथॉरिटीज़ ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस यादव के बेंच ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति को मजबूत करने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना सिग्नल्स, कॉर्प्स, इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग समेत सभी 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध को खत्म करने और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किए हैं। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, अधिवक्ता साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को प्रदर्शनकारियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को एक वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए कहा, जहां कोई सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध ना हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गांधी जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, देश उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में गांधी स्मृति में महात्मा गांधी पर लिखी जे.एस. राजपूत की किताब का विमोचन करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि गांधी खुद को सनातनी हिंदू मानते थे, क्योंकि उस भाव में सभी का हित समाहित है और आज के युवा गांधी के विचारों के वाहक बन रहे हैं। मैं सारे देश में घूमता हूं और आज जब देखता हूं तब मैं ये आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि गांधी जी के कल्पना के भारत का साकारीकरण होना प्रारंभ हो गया है और जिस नई पीढ़ी की आप चिंता कर रहे हैं वह नई पीढ़ी उसको पूर्णतः साकार करने वाली पीढ़ी रहेगी। ये पक्की बात है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि गांधी भारतीय दृष्टि के जीते जागते उदाहरण थे और उनकी सत्यनिष्ठा अविवादित है। इसलिए उनको अपने हिंदू होने की कभी लज्जा नहीं हुई। उन्होंने कहा, कई बार कहा कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं और यह भी कहा कि कट्टर सनातनी हिंदू हूं इसलिए पूजा के भेद मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सभी धर्मों में सत्य का अंश है और इसलिए अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों को श्रद्धाओं का सम्मान करो और मिलजुल कर रहो, क्योंकि आखिर सभी धर्मों का अंतिमतः संदेश तो वही है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। कर्नाटक सरकार ने पुलिस भर्ती में 25% महिला आरक्षण की घोषणा की है। आज से शुरू हुए विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल वजुभाई वाला ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र में इसका ऐलान किया। विधानसभा का सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला सत्र आज से 3 दिन तक चलेगा। दूसरा सत्र 2 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 5 मार्च को बजट पेश करेंगे। दोनों सदनों में 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े ने बताया कि संविधान निर्माण के 70 वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिन की चर्चा संविधान के लिए समर्पित रहेगी। वहीं 13 फरवरी से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र 7 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा ओडिशा और मणिपुर, मिजोरम का विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है। और इधर चीन के वुहान से लौटे सभी 658 लोगों की अंतिम जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित न होने पर इनको छुट्टी दे दी गई है। इन सभी लोगों को आईटीबीपी और भारतीय सेना की देखरेख में अलग अलग केंद्रों में रखा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में वुहान से भारतीयों का दूसरा दल आएगा, जिनको आईटीबीपी के सेंटर में रखा जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर ज़रा भी हमको लगता है कि ये किसी को कोई भी हिस्ट्री में ऐसा बात लगती है कि भाई इसको थोड़ा हमें नज़र रखना चाहिए, तो हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। जिस पे थोड़ा भी डाउट है उसका टेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया 2500 से ज़्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया गया है और उसमें सिर्फ 3 ही आज तक पॉजिटिव निकले हैं। तो ये अपने आप में सबके लिए संतोष की बात है। और प्रिकॉशंस इस स्तर तक ले रहे हैं कि 18,000 लोग जो भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर हैं, उनको भी सबको हम जो है ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। उधर कोरोना वायरस से संक्रमित 3 भारतीयों का संक्रमण खत्म हो गया है। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित तीसरे मरीज की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चीन में फैले घातक कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत अपने स्तर पर चीन के लोगों की हर संभव मदद करेगा और जल्द ही बीजिंग को चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजेगा।
कोरोना वायरस से चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को भारत लाने वाली एयर इंडिया की पूरी टीम को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किए गए प्रशंसा पत्र प्रदान किए। एयर इंडिया ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को उड़ानें भरी थी। इन 2 विमानों से कुल 658 लोगों को वुहान से दिल्ली लाया गया। एयर इंडिया के सीनियर पायलट और ऑपरेशन डायरेक्टर कैप्टन अमिताभ सिंह को इस पूरे ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया था। एयर इंडिया की टीम और उड्डयन मंत्रालय को संबोधित करते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पूरा भारत उनके निस्वार्थ काम को याद रखेगा। Today, we know what the financial figures are. We know what the debt servicing burden is going to be. That is unlikely to change, but what we can make sure is that we take it to the next stage in as secure, in as predictable, and in as professionally competent and convenient a manner for all of you. और वहीं चीन में इस वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो 1770 पहुंच गई है। इस बीच ताइवान में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने का पहला मामला सामने आया है। ताइवान में हुई इस मौत के साथ चीन से बाहर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। इससे पहले फिलीपींस, हांगकांग, जापान और फ्रांस में मौतें हुई हैं। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, इटली, ब्रिटेन, भारत, नेपाल, श्रीलंका, स्पेन, स्वीडन, कंबोडिया कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारी खास पेशकश की। विश्व के सबसे बड़े सदाबहार जंगल सुंदरबन में जल स्तर खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। वहीं नियमित रूप से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वृद्धि की वजह से कई प्रजातियों और मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। समुद्र का जलस्तर और तापमान में वृद्धि की वजह से चक्रवात की गति और वर्षा में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इससे कई द्वीप पानी में समा गए हैं। वहीं कई द्वीपों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहां जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता जाएगा, मॉनसून के मौसम अधिक लंबे और तीव्र होते जाएंगे। कई द्वीपों के डूब जाने की वजह से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, तो शिकार की उपलब्धता में कमी आई है, जिसकी वजह से बंगाल टाइगर की संख्या भी घट रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।